जहां एक तरफ मानवी युग के ख्यालों में डूब रही थी, वही युग मानवी के। उन दोनों को ही नहीं पता था कि उन्हें प्यार हो जाएगा। मानवी सन्न होकर एकटक युग को निहारे जा रही थी, वही युग भी मानवी को निहारे जा रहा था। मार्केट के शोरगुल से हड़बड़ाई मानवी जब अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई तो खुद को डाइवर्ट करते हुए बोली, युग, हमें काफी वक्त हो चुका है, बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है हमें कुछ खा के निकलना चाहिए। मानवी की बातों से सहमत युग ने भी हाँ में सर हिलाया और दोनों पास के रेस्टोरेंट के लिए बढ़ गए। मानवी युग के हाथों से कुछ झोले ले आगे बढ़ गई। उसी मार्केट में खड़े विश्वनाथ जी उन दोनों को एक साथ देखकर खुश हो उठे और वो खुद से बोले, अच्छा तो ये माजरा है। वैसे ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। हे प्रभु, मेरे युग को इतनी अच्छी लड़की देने के लिए आपका शुक्रिया। विश्वनाथ जी ने हाथ जोड़ भगवान को शुक्रिया कहा। आगे बोले, ईश्वर करे युग अपने अब दिल की हर बात, सुख दुख जो भी हो उससे कहे। सबसे अच्छी बात है कि लड़की भी अपने जात की ही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऊपर से ये लड़की तो मुझे भी पहली नज़र में अपने युग के लिए भाग गई, मगर तब ये नहीं पता था कि युग को भी बिटिया जोई पसंद है। चलो भाई, बुढ़ापे की ज़िंदगी तो संवर गई। जब बहू बिटिया जैसी हो, हंसती खिलखिलाती, तो बात ही अलग है। दोनों बच्चे खुश रहें, सदा यही चाहिए अब ईश्वर से। मगर पता नहीं युग ने अपने दिल की बात बिटिया जोई से कही कि नहीं, क्योंकि ये लड़का बचपन से अपनी बात रखने में कमज़ोर है। कुछ तो करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। इसी सोच में डूबे विश्वनाथ जी मार्केट में खड़े हो सोच रहे थे, वही दूसरी तरफ मानवी और युग पास के रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। छोला भटूरा खा थोड़ी देर में वो दोनों वहां से कैंपस की ओर निकल गए। मार्केट से हॉस्टल भर की दूरी में मानवी और युग एक दूसरे से बहुत ही कम बातें कर रहे थे। युग ये सोच रहा था कि मानवी कुछ बोले, वही मानवी यही सोच रही थी कि युग कुछ बोले। तभी चुप्पी तोड़ते हुए मानवी बोली, घर पर सब कैसे हैं? बात हुई? मानवी को ये कहना सुनकर युग का मन खराब हो गया और बोला, नहीं, बात नहीं हो पाई, ठीक ही होंगे सब। कुछ सोचते हुए मानवी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। युग मुस्कुराते हुए, जाना तो पड़ेगा ही मानवी। मानवी अभी कुछ और कहती, इसी बीच उसका फ़ोन खनखना उठा। उसने बैग फ़ोन निकाल देखा तो फ़ोन दादी का था। ये देख मानवी बोली, अच्छा रुको, तुम्हारी किसी से दोस्ती करा दूँ। इतना कह मानवी फ़ोन उठाकर बोली, हेलो दादी। मानवी की चहकती आवाज़ सुन दादी बोली, वाह, बड़ी खुश है मेरी जोई, कुछ बात तो ज़रूर है। मानवी एक्साइटेड हो बोली, दादी इनसे मिलो। इतना कह मानवी फ़ोन युग के तरफ कर बोली, टनटना। कनक जी युग को देख पहले तो हैरान थी, मगर चश्मे को ठीक करते हुए बोली, कहीं देखा देखा लग रहा है। मानवी मुस्कुरा के बोली, दादी गैस करो। कनक जी मुंह बनाए हुए बोली, अबे इतनी उम्र में गैस क्या करूं मैं। मुस्कुराते हुए युग ने दादी को नमस्ते कर कहा, नमस्ते दादी, मैं युग, वंदना दी का भाई और मानवी का क्लासमेट। इतना कहे युग मानवी की ओर देख बोला तो हड़बड़ाए हुए मानवी बोली, ओफो दादी, ये सब छोड़ो, काम की बात पर आते हैं। दादी, पता है युग का कोई दोस्त नहीं है, इसे एक दोस्त की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। ये सुनते ही कनक जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अपने बच्चे तो सदा ही मित्र होते हैं, इसमें दोस्ती की क्या बात है। ये सुन युग ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, आपसे बातें तो हो नहीं पाई थी, मगर अब तो उम्मीद करता हूँ बातें होती रहेगी। अरे क्यों नहीं होगी बेटा, ज़रूर होगी। अच्छा ये बता, तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? युग, जी दादी, छोले भटूरे। कनक जी, हाय राम, ये लड़की इसीलिए हॉस्टल रहने गई है। युग, अरे नहीं नहीं दादी, वो तो हम मार्केट आए थे तो सोचे कुछ खा कर चलते हैं। मानवी, अच्छा दादी, मैं हॉस्टल पहुंचकर बात करती हूँ। इतना कह मानवी ने फ़ोन कट दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा युग, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मानवी पलट कर देखी तो युग वहीं खड़ा एकटक मानवी को देखे जा रहा था। ये देख मानवी ने भौं उचका के पूछा, क्या हुआ? शर्माते हुए युग ने ना में सर हिलाया और जैसे मुड़ा
मानवी भी मुस्कुरा कर हॉस्टल की ओर बढ़ गई। वही युग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने दिल में बजते बैकग्राउंड गाने शोर मचा रहे थे। खुद में हंसते गाते युग हॉस्टल के कमरे की ओर बढ़ चुका था और वही मानवी भी हॉस्टल पहुंच सामान रख बिस्तर पर लेट गई। आज युग के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मानवी को याद आ रहा था। मानवी मुस्कुरा के फोन ऑन की और युग को फोन मिला। फोन को ही घूरे जा रही थी। फोन उठाते ही युग बोला, हेलो। हाँ मानवी। दूसरी तरफ से मानवी मुस्कुराते हुए बोली, युग कुछ छूट गया। परेशान हो युग ने कहा, क्या, कहाँ? मैंने तो सारा सामान बखूबी पकड़ा था, फिर कैसे? मुस्कुराते हुए मानवी, वही जो चीज तुमने नहीं पकड़ी वही मार्केट में छूट गया। चलो कोई नहीं। हैरान परेशान युग मुंह बनाए बोला, यार सॉरी, कुछ जरूरी हो तो नहीं था ना, मैं जाकर अभी ला दूंगा और तुम्हारे तक पहुंचा भी दूंगा। ये सुन मानवी बोली, तुम्हारे बस में नहीं है युग, मैं ले लूंगी। अच्छा चलो मैं भी रेस्ट कर लूं और तुम भी, फिर तो स्टडी भी करनी है। इतना कह मानवी फ़ोन कट कर देती है। वही परेशान युग खुद को कोस रहा था कि उससे कैसे इतनी बड़ी भूल हुई। क्या रहा होगा उसमें जो मुझसे छूट गया। युग का इतना परेशान देख विवेक बोला, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? युग, विवेक, अंकल मिलने आए थे तुझसे। युग, क्या बोले पापा? विवेक, यार वो तुझे बहुत मिस कर रहे हैं भाई। ये सुन विवेक को देख बोला, भाई कल चला जाऊं? विवेक युग को गले लग, ये तेरा भी कमरा है, ऐसे मत बोल, बात बस अंकल की थी वरना कभी नहीं कहता। युग विवेक को कसकर गले लग बोला, वही दूसरे तरफ कमरे में बैठी आरती ट्यूशन बाहर रही थी। ये देख विश्वनाथ जी बोले, आरती क्या तुम्हारे रोने से घर का माहौल शांत हो जाएगा? इससे अच्छा तुम शांत ही हो जाओ। इतना कह विश्वनाथ जी तकिया ले लेट गए और आंखें बंद कर युग और जोई को याद करने लगे। उनका मुस्कुराता चेहरा देख आरती जी बोली, क्या बात है जी, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये सुन विश्वनाथ जी बोले, अब मुस्कुराने पर भी टैक्स लगेगा क्या आरती? जीने नहीं दे सकती तो कम से कम मुस्कुराने तो दो। विश्वनाथ जी की ये बात सुन आरती जी खिसियानी बिल्ली की तरह बोली, इस घर में भला कोई सीधा मुंह बात कर ले तो कहो, बेटी बेटा बाप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इतना कह वो भी मुंह फुलाकर लेट गई। वही दूसरी तरफ कनक जी मानवी को समझा रही थी, बेटी ये रिश्तेदारी की बात है, दूर रह युग से। खिंचते हुए मानवी, दादी आप भी ना माँ की तरह ही हो, युग मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। मानवी ने सफाई देते हुए कहा। कनक जी, जो भी है आज दोस्त बना है कल प्रेमी बनेगा, परसों तेरे गले का सिरदर्द बनेगा, तब इस दादी को याद मत करना। ये सुन मानवी खींचते हुए बोली, ओफो, बिना प्यार हुए शादी तो होती ही नहीं, वैसे भी हमारी बनती कम है। कनक जी, वो तो तेरा चेहरा बता रहा है। मानवी, दादी प्यार की टीचर हो क्या, हर चीज समझ जाती हो? कनक जी मुस्कुरा के बोली, बच्ची तेरा भविष्य खराब ना हो बस इसीलिए चिंता करती हूँ। मानवी, ओ मेरी प्यारी दादी निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम्हारी आयु मेरे इश्क की वजह से कम हो जाए। चलो रखती हूँ, बाय दादी। इतना कह फोन कट कर मानवी किताबें ले पढ़ने को बैठ गई। अगली सुबह मानवी तैयार हो कॉलेज पहुंच चुकी थी। पहली लेक्चर के बाद प्रोफेसर माथुर ने अपने केबिन में उसे बुलाया। ये सुन मानवी हैरान हो खुद से बोली, प्रोफेसर माथुर, भला मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतना कह वो तेज कदमों से उनके केबिन की ओर बढ़ गई। प्रोफेसर माथुर के केबिन में नॉक करते हुए, सर मे आई? ओह यस मानवी सक्सेना, प्लीज सीट। प्रोफेसर माथुर ने कुर्सी की तरफ इशारा कर कहा। कुर्सी पर बैठते हुए माथुर सर से बोले, इनसे तो मुलाकात होगी, ये आपके रिलेटिव और हमारे फूफा जी लगते हैं। ये कह वो जो बगल की सीट पर बैठे शख्स के ओर इशारा किए तो मानवी दंग थी। वो कोई और नहीं युग के पापा थे। मानवी की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। उसके दिमाग में दादी की कई हर बात घूम रही थी। तभी विश्वनाथ जी मानवी की ओर देख बोले, प्रिया जोई कैसी हो तुम? ये सुन मानवी ने भी रिप्लाई देखा, नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। विश्वनाथ जी, बिटिया
एक पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए अंकल। बेटी, युग मेरा बेटा है। मैं उसे जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। विश्वनाथ जी अपनी बातें कहे जा रहे थे। वही मानवी की धड़कनें ना जाने क्यों बहुत तेज होती जा रही थी। जोई, मैं तुम्हें बहुत तो नहीं, मगर जितना भी जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी हो। पहली नज़र में हमने तुम्हें अपने युग के लिए पसंद कर लिया था। हमें पता है ये बातें यहाँ करने लायक नहीं है, मगर क्या करें, पिता है, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं हो सकता है। युग तुम्हें पसंद करता है और मैं भी करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बिटिया बनाना चाहता हूँ, अपने दहलीज की बहू और मेरी बेटी। तुम जितना चाहो उतना समय ले सकती हो। ये कहते हुए विश्वनाथ जी ने हाथ जोड़ कहा, हमारे युग के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है। हम उसे खोने नहीं देना चाहते। मानवी अभी कुछ कहते विश्वनाथ जी बोले, जोई, तुम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लो, समझ लो, तभी ये रिश्ता तय होगा। मैं खुद तुम्हारे दरवाजे आऊँगा। एक और बात, तुम दोनों के साथ मैं सदा रहूँगा। जब तक मैं हूँ तुम दोनों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। ये कह वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये सुन मानवी सन्न थी। उसे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। प्यार का तो अभी पता नहीं, शादी तक की तैयारी कैसे? क्या मैं युग के लिए सही हूँ? मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। क्या युग मेरे लिए सही है? हजारों सवालों के साथ मानवी प्रोफेसर माथुर के कमरे से निकली और सीधा चुपचाप हॉस्टल की ओर बढ़ गई। खुद में उलझी मानवी के पास हजारों सवाल थे, मगर जवाब उलझन। क्या होगा आगे? क्या मानवी युग के साथ आगे बढ़ेगी? क्या उन दोनों का रिश्ता विश्वनाथ जी की इच्छा से चलेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।